बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कोल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया तो अमेरिका के अंदर और वेस्ट के अंदर एक इंटेलेक्चुअल उभरता है, एक शख्सियत उभरती है जिनका नाम था सैमुअल हंटिंगटन साहब। इन्होंने एक किताब लिखी जिसको शायद आज तक लिखी गई तमाम जो किताबें हैं कोल्ड वॉर के बाद इस मौजू पे, उनमें सबसे बड़ी किताब उनकी मानी जाती है। इस किताब के अंदर इन्होंने ये बताया था कि अगला टारगेट कौन हो सकता है, वेस्ट का कौन सा टारगेट हो सकता है, कौन सी फोर्स ऐसी है जो कि इनके ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। अच्छा, एट द सेम टाइम वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे भी स्कॉलर्स थे जो कि एंड ऑफ स्टोरी और इस तरह की चीज़ें जो है वो फ्लोट कर रहे थे मार्केट में कि बस अब हम ही होंगे, दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई, अब हमारी ही हुक्मरानी होगी। लेकिन ये ज़रा सा मुख्तलिफ था। इसने पोटेंशियल थ्रेट्स पे बात की थी अपने बुक के अंदर कि हमारे जो ग्लोबल ऑर्डर है, हमारा जो दबदबा है दुनिया के ऊपर, उस पर सबसे ज़्यादा असर कौन सी फोर्सेस डाल सकती हैं। तो उस पर उसने दो ख़ास तौर पर तहजीबों का नाम लिया था। उसने इस एंगल से देखा था, मुल्की एंगल से नहीं कि कौन से मुल्क हमारी जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके लिए ख़तरा है। उसने कहा था कौन सी तहजीबें, कौन सी सिविलाइजेशंस हमारे लिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, हिंदू सिविलाइजेशन के लिए तो उसने कहा कि ये हमारे साथ मिल जाएंगे, ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, ये मिल जाएंगे हमारे साथ। लेकिन मुस्लिम सिविलाइजेशन के लिए उसने कहा कि ये खड़े हो जाएंगे हमारे अगेंस्ट, ये हमें चैलेंज करेंगे एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग अस डाउन। एक तो ये खड़े होंगे और इनके साथ खड़ा होगा चाइना, और चाइना को उसने कहा था ये कन्फ्यूशियस की सिविलाइजेशन है। अब मैं ये बात इस वक्त यूँ कर रहा हूँ, कन्फ्यूशियस को मैं क्यों बीच में लाया हूँ अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। चाइनीज़ जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कन्फ्यूशियस का हवाला दिया है, कल बात करते हुए कन्फ्यूशियस का जिक्र छेड़ा है चाइनीज़ ने। अच्छा, कन्फ्यूशियस की जो सिविलाइजेशन है वेस्ट वालों ने इसको साइड पे रखा, इसको टॉप पे नहीं रखा कोल्ड वॉर के बाद, बल्कि इन्होंने टॉप पे रखा मुस्लिम सिविलाइजेशन को। अब कन्फ्यूशियस के लिए वो कह रहे थे कि 2030 में जाकर कहीं इनको देखेंगे, ये फ़िलहाल इनसिग्निफिकेंट किस्म के लोग हैं, इनसिग्निफिकेंट किस्म की फोर्स है, हमारे सामने नहीं टिक सकते। लेकिन मुसलमानों के लिए उनको ये था कि ये अगर एज ए सिविलाइजेशन यहाँ पर कोई चीज़ बनती है, कोई यानी ऐसी फोर्स इनके अंदर पैदा हो जाती है जो कि इनको एक सिविलाइजेशन बना दे, तो फिर ये हमारे लिए हकीकतन बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। और ये इसलिए सोच रहे थे क्योंकि इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर ये देखा था कि डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, यानी कोई अरबी फाइटर है तो कोई यानी आ रहा है अफ्रीका से आ रहा है, तो कोई यूरोप से आ रहा है, तो कोई सेंट्रल एशिया से आ रहा है, तो कोई कश्मीर से आ रहा है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग मिल के एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं और अपनी सिविलाइजेशन के नाम पे लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये जाना कि इनके अंदर एक फोर्स ऐसी है आइडियोलॉजी के अंदर जो कि लोगों को यूनाइट कर सकती है और ये फिर वेस्ट के लिए ख़तरा पैदा कर सकती हैं। तो उसको फिर उन्होंने काउंटर करने के लिए वॉर ऑन टेरर किस्म की चीज़ छेड़ दी, जहाँ पर ये मुस्लिम मुल्कों के अंदर घुस गए। अब मुख्तलिफ बहाने बना के वो घुसे हैं, कोई इस पर एग्री कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, वो हर एक का अपना एक परसेप्शन है और थॉट है, यू नो। अदरवाइज इराक के अंदर घुसने की कोई मतलब वजह तो नहीं थी ना। कहा गया कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उधर इराक के अंदर, तो निकले तो नहीं वहाँ से कुछ भी नहीं निकला, तो घुसे क्यों वहाँ पे। इसका मतलब है कि एक लेम एक्सक्यूज था इन्वेड करने के लिए। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर कहा गया ओसामा बिन लादेन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे को CIA जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आराम के साथ ख़त्म कर सकती थी। अगर वो सिर्फ इनको टारगेट करती या अलकायदा को टारगेट करती तो इन्वेजन की कोई ज़रूरत थी नहीं। वैसे उनके पास कई और तरीके हैं, बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आना जो है और इस सिविलाइजेशन को चेंज करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा कि यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की जाए, जिसकी अटैम्प्ट्स हुए लेकिन वो उनसे चेंज हो नहीं सकी। अच्छा, इस दरमियान लेकिन फिर ये हुआ, गड़बड़ हो गई, ये कन्फ्यूशियस वाले पता नहीं कहाँ से फुदक के ऊपर चढ़ के आ गए इनके। अब चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि वी आर रेडी टू डांस विद द वुल्व्स, वुल्व्स के साथ हम डांस करने को तैयार हैं। इंडिया टुडे में ये खबर लगी है कि रेडी टू डांस विद द वुल्व्स, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग्स फायरी रिमार्क्स गो वायरल। और वो जो मैंने कन्फ्यूशियस वाली बात की उस पर ज़रा देखें कि इनका फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि मोर देन 2000 ईयर्स अगो कन्फ्यूशियस सेड वन शुड रीपे काइंडनेस विद काइंडनेस and resentment with justice.
Chinese diplomacy is full of generosity and goodwill, but when jackals are in charge and hungry wolves are coming, Chinese diplomats must dance with the wolves to protect the country. ये उनका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। और उनसे जब पूछा गया वैसे कि आपने जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की है, जो कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू कर रखी है, पहले उनकी पांडा डिप्लोमेसी हुआ करती थी, शी जिनपिंग से पहले उनकी पांडा सॉफ्ट किस्म की धीमी सी डिप्लोमेसी थी। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद वो जो उनका डिप्लोमेटिक पैटर्न है वो ज़रा सा चेंज हो गया और वुल्फ वॉरियर उनकी डिप्लोमेसी को कहा गया कि ये यानी खुद को असर्ट करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि क्या अब जो प्रेशर आ रहा है वेस्ट की तरफ से, तो आप इसको चेंज करेंगे, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जो पैटर्न है। तो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा कि देखें, जब मैं नया अमेरिका गया था ना, जब मुझे वहाँ पर सफ़ीर मुकर्रर किया गया, तो अमेरिकन मीडिया ने मेरे लिए ये खबरें लगाई कि चाइनाज वुल्फ वॉरियर हैज़ अराइव। ये अमेरिकन मीडिया ने वहाँ पर लिखा कि वुल्फ वॉरियर आ गया चाइना का। तो कहते हैं अब चूंकि मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ, अब मैं तो फॉरेन मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि वो जो मेरा टाइटल था कि मैं अमेरिका के अंदर चाइनीज़ वुल्फ वॉरियर था, वो मेरे से छीना गया है। अब ये बड़ा ट्रिकी जवाब दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि वो प्राउड थे इस वुल्फ वॉरियर का, जो उनको टाइटल था वो बड़ा प्राउड थे, और वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर था ना, मेरे पास टाइटल था, अब ये टाइटल किसके पास है, जो नया एम्बेसडर है उसके पास, तो इनके पास नहीं है। तो वो कहते हैं ये मेरे लिए थोड़ा सा लॉस है कि मेरे पास ये टाइटल नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हम यही डिप्लोमेसी कंटिन्यू करेंगे, असर्ट करेंगे खुद को, और अपना जो डिप्लोमेटिक पावर है वो हम दुनिया को दिखाते रहेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगे तो वहाँ हम स्ट्राइक करेंगे। बाय द वे, श्रीलंका के लिए एक अच्छी खबर है कि चाइना बीच में पड़ा है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए। इंडिया किसी काम नहीं आया उनके। इंडिया ने शुरू में उनको 2-4 अरब डॉलर्स दिए, उसके बाद इंडिया पीछे हट गया है वहाँ से, और चाइना अब दोबारा वहाँ पर आ गया। वही वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी यहाँ पर भी नज़र आ रही है आपको। चाइनीज़ ने अश्योरेंसेस दी हैं आईएमएफ को श्रीलंका के बिहाफ पे 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो पैकेज है वो उनको दिलवाने के लिए। अल जजीरा ने खबर लगाई है कि श्रीलंका एक्सपेक्ट्स आईएमएफ नोड फॉर 2.9 बिलियन डॉलर पैकेज आफ्टर चाइनाज हेल्प। नेशन एक्सपेक्ट्स फाइनल आईएमएफ अप्रूवल इन द 3rd और 4th वीक ऑफ दिस मंथ, प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे टेल्स पार्लियामेंट। तो एक अच्छी न्यूज़ है श्रीलंका के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका नहीं, चाइना उनकी हेल्प को आ गया है। इंडिया भी नहीं, चाइना आया है उनकी हेल्प को आगे। तो यहाँ पर आपको साउथ एशिया के अंदर चाइना आपको खुद को असर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, खुल के असर्ट कर रहा है खुद को। पहले तो ये प्रोपेगेंडा किया गया कि चाइना जो है वो श्रीलंका की हेल्प नहीं कर रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो BRI का मेंबर भी है श्रीलंका और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ के लिए। लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई हैं क्वाइटली चाइनीज़ की, और इनकी जो डिप्लोमेसी थी वो जारी थी श्रीलंकन्स की, और एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंकन्स को इन क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो चाइना की नज़र आई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो कल आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम उस डिफ़ॉल्ट वाले ख़तरे से बाहर आ चुके हैं। यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ श्रीलंका की तरह, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा है कि हम उस डिफ़ॉल्ट वाले ख़तरे से अब बाहर आ चुके हैं। मीनवाइल चाइना की जानिब से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो असिस्टेंस है पाकिस्तान के लिए, यानी कि पहले 70 करोड़ दिए गए डॉलर और फिर 1.3 बिलियन डॉलर्स चाइना की तरफ से आए। तो दोनों मुल्क जो है BRI के इंपॉर्टेंट मुल्क है, दोनों में चाइनीज़ असिस्टेंस आपको नज़र आ रही है। अमेरिकन नज़र नहीं आ रही, वेस्टर्न किसी मुल्क की नज़र नहीं आ रही, चाइना की नज़र आ रही है। तो यहाँ साउथ एशिया के अंदर चाइना आपको वुल्फ वॉरियर की तरह खुद को असर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है।